एपिसोड 3। एक नया चेहरा। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी, जैसे मौसम ने अचानक करवट बदल दी हो। इधर अस्पताल में बेड पर अधमरी पड़ी साक्षी ने अचानक से करवट ली और बिन पानी मछली के जैसे बेड पर हिलने लगी। उसके सूखे पपड़ीदार होठ भी उसके जिस्म की तरह हिलने लगते हैं, जिनमें से बस एक ही नाम बार बार निकल रहा था, पीयूष। पीयूष, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कई रातों की जागी उसकी अम्मा, जो कुछ देर पहले ही कमरे के सोफे पर सो गई, उन्होंने जैसे ही साक्षी के बड़बड़ाने की आवाज सुनी, उनकी आंखें खुली रह गई। वो तुरंत सोफे से उठकर साक्षी के हॉस्पिटल बेड के करीब आ गई और अपने कानों को साक्षी के होठों के करीब लाकर साक्षी को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगी। साक्षी का जिस्म थरथरा रहा था और वो अब भी पीयूष का नाम दोहरा रही थी। पीयूष का नाम सुन अम्मा की भौएं चढ़ गईं और उनके मन में कई सवाल उठने लगे। वो खुद से बुदबुदाई, पीयूष? कौन पीयूष? ये साक्षी बेबी किसका नाम ऐसे बेहोशी में बार बार ले रही है? अम्मा ये सब सोच ही रही थी कि तभी साक्षी की तबीयत और बिगड़ी और उसके चेहरे की नस चेहरे पर उभरने लगी। उसका चेहरा काला पड़ने लगा और वो जोर जोर से अपने बेड पर फड़फड़ाते हुए चिल्लाई, पीयूष! ये देखकर अम्मा की सांसें फूलने लगी और उन्हें कुछ समझ नहीं आया वो क्या करे। वो तुरंत कमरे से बाहर लड़खड़ाते कदमों से निकली और डॉक्टर के कैबिन में पहुंचते ही सिर्फ इतना ही बोली, डॉक्टर साहब, साक्षी बेबी। ये सुनते ही डॉक्टर भी तुरंत अम्मा के साथ साक्षी के कमरे में भागा। वो जैसे ही कमरे में आया, उसने देखा साक्षी बेड पर अपने आप को मरोड़ दे रही है। हाथ पैर उसने हवा में उठा लिए थे। उसके हाथ की लगी ड्रिप्स भी हिल रही थी। साक्षी आंखें बंद किए बड़बड़ाए जा रही थी। ये देख डॉक्टर तुरंत साक्षी के हाथ को पकड़ उसमें लगी ड्रिप को ठीक करने लगा। वो उसके हाथ से बह रहे खून को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेहोश साक्षी ने एक झटके में डॉक्टर से हाथ छुड़ा लिया। ऐसा करते ही साक्षी के हाथ में लगी ड्रिप भी पूरी तरह निकल गई और खून साक्षी के हाथ से रिसने लगा। वो अपने आप को बेड पर ही गिराने की कोशिश करने लगी। डॉक्टर को समझ नहीं आया, इतनी कमजोर साक्षी जो अधमरी सी हालत में बेहोश पड़ी थी, उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई। वो किसी तरह आधे घंटे की मेहनत के बाद साक्षी को काबू में कर पाया। फिर उसने अम्मा को भी साक्षी को दूसरी साइड से पकड़ने को कहा। साक्षी की हालत देख अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे और वो कांपते हुए हाथों से साक्षी को पकड़ती है। तब जाकर डॉक्टर एक के बाद एक बड़े इंजेक्शन साक्षी को देता है, जिसके बाद साक्षी के होंठ धीरे धीरे इंजेक्शन के असर से बंद होने लगते हैं और उसका शरीर हिलना बंद कर देता है। मगर बंद आंखों के बावजूद उसके आंखों के कोनों से आंसू गिरने लगे थे। तभी अपने माथे का पसीना पोंछते हुए डॉक्टर ने अम्मा से बोला, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब उस एक्सीडेंट की वजह से है, जिसकी वजह से इनके दिमाग पर बहुत बुरा असर हुआ है, जिसका सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही। लेकिन फिक्र मत करिए, धीरे धीरे इनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है और अम्मा भी साक्षी को देखने लगती है। साक्षी के साथ हॉस्पिटल में आज हुई इस घटना को घंटों बीत गए थे। शाम ढल चुकी थी। अम्मा ने साक्षी के कमरे की लाइट्स बंद कर दी थी और बाहर रात का अंधेरा पूरे शहर में फैल चुका था और सब घरों की लाइटें ऑफ हो चुकी थी। जहां एक तरफ साक्षी की आंखों में अब भी अंधेरा पसरा था, वहीं शहर का एक घर था जिसकी लाइट्स अभी तक बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। वो घर किसी और का नहीं, पीयूष का था। आज वो कृति का अंतिम संस्कार करके आया था। कृति को आग के हवाले कर पीयूष अपने घर के एक बड़े से कमरे में लाइट ऑन किए हुए बहुत सारी फाइल्स में खोया हुआ था, जैसे वो अपनी बहुत जरूरी चीज तलाश कर रहा हो। घंटों एक के बाद एक फाइल को वो बड़े ध्यान से खोलता और बंद कर देता। कमरे में सन्नाटा पसरा था। तभी उसके कमरे में एक हलचल हुई। घर में पीयूष को ढूंढ रही अनन्या उसे कहीं ना पाते हुए बेसब्री से पीयूष को ढूंढते हुए इस कमरे में चली आई। उसने जैसे ही पीयूष को इस कमरे में देखा तो वो मुस्कुराते हुए पीयूष के एकदम करीब आ गई और उसके कंधे से लगकर उसको बड़े गौर से निहारने लगी। पर पीयूष जो फाइलों में उलझा था, वो अनन्या से कुछ नहीं कहता, जैसे वो अभी भी कमरे में अकेला ही बैठा हो।
ये देख तभी अनन्या ने अपनी पतली पतली उंगलियों को पीयूष के बालों में फेरना शुरू किया और धीमे से उसके और करीब आते हुए बोली, पता है, कब से मैं तुम्हें पूरे घर में तलाश रही थी और तुम यहाँ हो। क्या कर रहे हो इतनी रात को, वो भी यहाँ कागजों के ढेर में, जबकि मैं कब से तुम्हारे पास आने को तड़प रही हूँ। ये कहकर अनन्या मुस्कुराने लगी, जैसे वो कुछ पहले से ही दिमाग में सोचकर आई थी। अनन्या पीयूष के इतने करीब बैठ गई कि उसके बालों की सॉफ्ट शैम्पू और उसके परफ्यूम की महक पीयूष के नाक में जाने लगी, जैसे वो अभी अभी नहा कर आई हो। पीयूष अनन्या को पहले नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, मगर अनन्या के बदन की महक उसे अनन्या की तरफ खींचने लगी। पीयूष इससे पहले कुछ कहता या करता, तभी अनन्या ने अपने गीले बालों के जूड़े को भी खोल दिया और बालों को पीयूष के चेहरे पर झटकते हुए बोली, मिस्टर पीयूष, ये फाइल का काम सुबह भी तो हो सकता है, बंद भी करो, आज कितना काम करोगे। ये कहकर अनन्या ने पीयूष के हाथ में पकड़ी फाइल को बंद कर दिया। ये देखकर पीयूष के चेहरे के भाव बदल गए और वो अनन्या को अपने से दूर करते हुए बोला, नहीं, सुबह बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कल कृति की शोक सभा है और मुझे ये सारी प्रॉपर्टीज के पेपर और बैंक स्टेटमेंट्स आज ही इकट्ठे करके रखने होंगे, ताकि इन सारे कामों में कोई भी देर ना हो। इसलिए मैं बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। ये सुनते ही अनन्या का चेहरा उतर जाता है। उसका कुछ कहने का मन तो होता है, मगर वो पीयूष की सीरियसनेस को देखकर अपने जूड़े को वापस से बांधती है और बिना कुछ कहे मुंह बनाते हुए पीयूष के साथ फाइल में मदद करने लगती है। तभी फाइल के ऊपर नीचे करते हुए कृति और पीयूष की पुरानी फोटो एल्बम फाइल से निकल आती है। उन तस्वीरों को देख पीयूष उस एल्बम को तुरंत हाथ में उठा के हवा में उछालते हुए सामने रखे डस्टबिन में फेंक देता है और बुदबुदाता है, ये किसकी शक्ल देख ली मैंने, पूरी रात खराब हो गई। ये देख अनन्या पीयूष से कह उठती है, अरे डस्टबिन में क्यों? कृति की तस्वीर स्टोर रूम में डाल देते, अब तो वो मर चुकी है, मरे हुए लोगों से थोड़ा तो इज्जत से पेश आते हैं। ये बात अनन्या ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोली थी। अपनी सगी बड़ी बहन कृति के जाने का उसे जरा भी दुख नहीं था। उसकी बातें सुनते ही बिना अनन्या को देखे पीयूष सख्त से लहजे में कहता है, मरने और जीने से इज्जत का टैग नहीं मिलता। मेरे लिए ये तो वही कृति है जो मेरे लिए एक बर्डन बन गई थी, जिसको ढोते ढोते मेरा वजन कम हुए जा रहा था। ये कहकर वो फिर से फाइल में लग जाता है। घंटों बीत जाते हैं और सवेरा हो जाता है। पीयूष और अनन्या ने इसी कमरे में पूरी रात बिता दी थी और वो सुबह के उजाले के साथ कमरे से बाहर निकलते हैं। तभी आंखों में नींद लिए पीयूष और अनन्या हॉल के फर्श पे चलते ही हैं कि तभी पीयूष का पैर फर्श पर रखी किसी चीज से टकरा जाता है और वो चीज शोर मचाती हुई जमीन पर ही बिखर जाती है। हॉल में शोक सभा की तैयारी हो चुकी थी। सफेद गद्दों पर सफेद चादर रखकर बिछा दी गई थी और सामने कृति की तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी। ये सारा इंतजाम नौकरों ने कर दिया था। शोर सुनते ही पीयूष और अनन्या की नजर फर्श पर जाती है तो वो लोग देखते हैं कि पीयूष का पैर किसी और चीज से नहीं, कृति की अस्थियों के कलश से टकराया था, जिससे उसकी अस्थियों का कलश खुलकर जमीन पर फैल गया। अस्थियों को जमीन पर बिखरा हुआ देख अनन्या कहती है, ओफो, इसको तो कम से कम कहीं और रख देते पीयूष, यहां ऐसे कौन रखता है? नींद में मदहोश पीयूष चिढ़ते हुए मुंह बनाता है और बिना कुछ अनन्या से कहे आगे अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अनन्या पीयूष को रोकते हुए कहती है, अच्छा हुआ यहाँ कोई मौजूद नहीं था और शोक सभा शुरू नहीं हुई थी, नहीं तो लोग न जाने क्या क्या सवाल करते। अच्छा, अब इसको मैं कहाँ रखूं पीयूष? ये सुनते ही पीयूष ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, जहां चाहे वहां रख दो, मुझसे आलतू फालतू सवाल मत करो सुबह सुबह। लिसन, बस मेरी नजर से थोड़ा दूर रहना। ये कहकर पीयूष नहाने चला जाता है और अनन्या राख को समेटकर कलश में भरती है और टेबल पर रखी कृति की फूल चढ़ी बड़ी सी तस्वीर के सामने कलश को रख देती है। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे पीयूष के घर में लोगों का तांता लगने लगता है। इंडस्ट्री से सब कृति की इस शोक सभा में शामिल होने लगे थे। बाहर मीडिया का भी हुजूम लग चुका था।
और अब उन्हें इंतजार था बस पीयूष के आने का। बाहर लोगों को देख अनन्या पीयूष को बुलाने उसके कमरे में चली जाती है। कमरे में पीयूष शीशे के सामने बड़े आराम से मुस्कुरा मुस्कुरा के तैयार हो रहा था। उसने अपने बालों में उंगलियों को फेरते हुए कहा, सही लग रहा है एकदम पीयूष, बात तो है तुझ में। वो ये बोल ही रहा था कि तभी अनन्या ने पीयूष को कुछ थमाते हुए कहा, अपनी तारीफ बाद में करना, बाहर लोग आ चुके हैं। और ये पकड़ो काले चश्मे, बाहर मीडिया में जाने से पहले इन्हें पहन लेना। आंसू तो तुम्हारे वैसे ही आंखों में अब नहीं आने वाले। ये सुनते ही पीयूष चश्मों को देखता है और मुस्कुराते हुए अनन्या से कहता है, ठीक है, मैं पहले मीडिया से ही बात कर लेता हूं। यह कहकर पीयूष चश्मे को नाक पर चढ़ाकर मीडिया इंटरैक्शन के लिए दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। जहां एक तरफ पीयूष मीडिया से बात करने निकला था, वहीं दूसरी तरफ साक्षी किसी से बात करने की हालत में नहीं थी। कृति की अस्थियों का कलश जब गिरा तो अचानक ही साक्षी के शरीर में सिरहन सी दौड़ गई थी। फिर साक्षी की आंखें दोबारा तो खुली, मगर कमजोरी की वजह से उससे कुछ नहीं कहा जा रहा था। वो दर्द से कराते हुए अपने आसपास नजर देखती है तो उसे सामने टीवी चलती दिखाई दी। अस्पताल के साक्षी के कमरे में कोई नहीं था। ये देख साक्षी अपने पास में रखी टेबल पर बिना देखे कपकपाते हुए हाथों से टेबल को टटोलने लगती है तो उसके हाथ में साक्षी का फोन आ जाता है, जिसे पकड़ते ही वो खुद से बुदबुदाती है, थैंक गॉड मेरा फोन एटलीस्ट मेरे पास है। ये कहकर वो जैसे ही फोन अपने पास लाती है, उसे महसूस होता है ये उसका फोन नहीं है, किसी और का है, जिसके लॉक स्क्रीन पर बहुत खूबसूरत सी लड़की की फोटो लगी हुई थी जो लगभग 19-20 साल की है। ये देख साक्षी को कुछ समझ नहीं आता। वो हैरानी से सोचने लगती है कि किसका फोन हो सकता है ये। तभी अचानक उसकी उंगली फोन के साइड कैमरे पर लग जाती है और कैमरा ऑन हो जाता है, जिससे साक्षी का चेहरा फोन स्क्रीन पर दिखने लगता है। फोन पर अपना चेहरा देखकर साक्षी डर जाती है और अपने हिलते हुए हाथों को अपने चेहरे पर लगाते हुए चिल्लाती है, ये मेरे चेहरे को क्या हुआ? मेरा चेहरा कैसे बदल गया? कौन है ये जिसका चेहरा मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है? ये कहकर साक्षी के होंठ हिलने लगते हैं और उसे समझ नहीं आता उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। तभी टीवी पर एक आदमी की आवाज साक्षी के अस्पताल रूम में गूंजती है, जिसे सुनते ही साक्षी के हाथ में पकड़ा फोन बेड पर गिर जाता है। टीवी पर कोई और नहीं, पीयूष था। तभी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा एक न्यूज रिपोर्टर पीयूष से पूछता है, आज हो रहे कृति मैडम के शोक सभा के बारे में कुछ बताएंगे पीयूष आप? ये सुनते ही पीयूष ने उदास चेहरा बनाते हुए कहा, आज हमने कृति के लिए एक प्राइवेट शोक सभा रखी है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। आप सब भी प्रार्थना कीजिए कि भगवान हमारी प्यारी कृति की आत्मा को शांति दे। जैसे जैसे पीयूष टीवी पर बोला जा रहा था, वैसे वैसे साक्षी का शरीर गर्म होने लगता है और उसके शरीर का पूरा खून चेहरे पर इकट्ठा हो जाता है। वो टीवी को घूरते हुए कहती है, यू लायर! कैसे मैंने तुम्हें नहीं पहचाना पीयूष? तुमने मुझे मारने की कोशिश की। मुझे नहीं, तुमने मारा है उस विश्वास को जो मैंने आंखें बंद करके तुम पर किया था। लेकिन अब, ये कहते ही साक्षी की आंखें लाल हो जाती हैं और उसकी आंखों के कोनों से आंसू गिरने लगता है। तभी आंसू पोंछते ही वो एकदम से जम जाती है और टीवी को देखते हुए कहती है, 1 मिनट, क्या मेरी शोक सभा? मेरी शोक सभा कैसे हो सकती है? मैं तो एकदम ठीक हूं। नहीं नहीं, ये पीयूष का कोई नाटक है। साक्षी अपने आप में परेशान ही थी कि तभी पीछे टीवी पर पीयूष अब भी बोले जा रहा था। वो गुस्से से अपने फोन को दीवार पर लगी टीवी पर कस के मारती है, जिससे टीवी पर दरार आ जाती है या और फोन लहराता हुआ जमीन के फर्श पर गिर जाता है और फोन स्क्रीन के टुकड़े फर्श पर बिखर जाते हैं। इसी के साथ साक्षी अपने सर को पकड़ते हुए चिल्लाती है, चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी आवाज, चेहरा, हर चीज से नफरत हो गई है। पीयूष सिंघानिया! क्या हो रहा था साक्षी के साथ और वो क्यों पीयूष से नफरत कर बैठी थी? जानने के लिए सुनते रहिए लव का रिप्ले।